सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि बेटा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं केमिस्ट्री का सेट नंबर तीसरा, जिसका कोड है 347 KB। 2 सेट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। फिजिक्स का तीसरा सेट चल रहा है, उसके साथ साथ मिशन 50 डेज की सीरीज भी चल रही है। आप लोग क्लास देखना ना भूलिएगा। चलिए आओ अध्ययन करते हैं सेट नंबर तीसरे का। देखो इसके अंदर भाई आपको जैसा कि पहले प्रश्न के अंदर 6 विकल्प दे रखे होते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 1 का की बात करेंगे। पहले बोल रहा है 1 बिलियन में ब्लेक की सांद्रता 3.5 ppm है, यानी पार्ट पर मिलियन है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखो यहां पर बेटा जो 1 ppm होता है ना, वह बराबर होता है 1 मोल प्रति लीटर के। ठीक है, तो 3.5 ppm बेटा किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलो सर ये हो जाएगा 3.5 मोल प्रति लीटर के। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो विकल्प है ना, वह विकल्प हमारा कौन सा सही है भाई? पहले का सेकंड सही है। ठीक, अब बात करेंगे खा की। खा में क्या है? Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। भैया Mn की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वह प्लस के 2 से कहां तक होती है? प्लस के 7 तक होती है। कहां तक होती है? प्लस के 7 तक होती है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे बेटा कैसे निकाली? तो भाई Mn का जो परमाणु क्रमांक है ना 25, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ठीक, अब यहां पर बेटा इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी बेटा बात करेंगे किसकी? बात करेंगे डी कक्षक की। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में बेटा भरे हुए 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एस में कितने हैं? एस में बेटा है 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, 1 2। जब ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बाह्यतम कोष से, तो कितना दर्शाएगा? प्लस के 2। प्लस के 2 के साथ साथ जितने भी बेटा डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भी किसको दर्शा रहे? ऑक्सीडेशन संख्या को। तो प्लस के 2 के साथ प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 तक इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकल सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो ऑप्शन है वह बेटा विकल्प कौन सा सही है भाई? इसका चौथा सही है। बात करेंगे ग प्रश्न की। ग प्रश्न बोल रहा है Cu और यहां पर Nc, एक आपको संकुल है CuNc का होल 4 और इसकी पावर बेटा कितना है? -3। और इसमें आयन में कॉपर की उपसह संयोजक संख्या बताओ। भैया इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? आप बोले सर इसकी जो उपसह संयोजक संख्या बोले या समन्वय संख्या? उपसह संयोजक संख्या। तो जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने आबंध बनाता है वही क्या बन जाती है? उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। भैया कितने आबंध बना रहा है कॉपर के साथ? आप बोले सर ये 4 बना रहा है। तो भाई इसकी उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगी? 4। विकल्प इसके अंदर बेटा तीसरा सही है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा गा के बाद घ की कहानी को। घ में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? भैया देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती कौन सी है? बात तो ये पकड़ो ना कि भाई कौन सी अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बेटा देखो तो यहां पर ध्यान रखना, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वह होती है केवल प्राथमिक एमीन के साथ। केवल किसके साथ होगी? प्राथमिक एमीन के साथ। अब प्राथमिक एमीन में बेटा नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 2। ठीक है, यानी NH2 समूह होगा प्राथमिक एमीन के लिए। ठीक है,
अब बात करें भाई द्वितीयक एमीन, तो बेटा नाइट्रोजन के पास केवल एक H होगा, ये 1 डिग्री एमीन है, ये बेटा 2 डिग्री एमीन हो गया। अब बात करेंगे 3 डिग्री, तो बेटा नाइट्रोजन से बेटा एक भी H ना होगी, ये हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक, अब भाई कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होती किससे है, तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होगी प्राथमिक एमीन की, समझना, प्राथमिक एमीन की किसी के रूप में हो, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH इसके साथ गर्म कर देंगे। तो आप बोलोगे सर Cl 3 है तो आप K भी 3 करो, बेटा 3K करेंगे तो OH भी 3 हो जाएंगे, 3K 3Cl को लेकर बाहर 3KCl प्लस आप बोलो सर ऑक्सीजन 1 2 3 है, तो एक ऑक्सीजन बेटा द्विसंयोजी होता है, द्वि बॉन्ड बनाएगा, पर बेटा इससे द्वि हाइड्रोजन जोड़ दी है, पर ऐसे ऑक्सीजन कितना है भाई, ऐसे ऑक्सीजन बेटा 3 है, तो 3 ऑक्सीजन है तो H कितना चाहिए 6, तो 3 ऑक्सीजन है बेटा 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 और 2 6, तो बचा कौन भाई, ये बचा R से जुड़ा है N और N से जुड़ जाएगा C, और ये बेटा बनेगा एल्किल आइसो साइनाइड। ठीक है, अब इसमें जरा देखियो बेटा, तो ये दोनों के दोनों बेटा कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो यहां पर बेटा देखो विकल्प एक में है CH2 CH3 CH2 NH2, आप बोलोगे सर यह तो प्राथमिक एमीन है, कैसे पहचान लिया, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास 2 H है ना, मतलब अभिक्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद CH3NH2, उसके बाद बेटा क्या है CH3NH2, आप बोलो सर ये भी प्राथमिक एमीन है, कैसे भाई नाइट्रोजन के पास 2 H है, हाँ ये भी बात सही है 2 H है, ठीक, ये भी अभिक्रिया देगा, लेकिन यहां पर बेटा ये वाली कहानी समझते हैं, क्या ये वाली अभिक्रिया हो सकती है NH और इससे जुड़ा हुआ है CH3, आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास तो एक H है और नाइट्रोजन के पास एक H है, ये तो 2 डिग्री एमीन है, और 2 डिग्री एमीन ही रिएक्शन नहीं करता है, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता। चलिए, तो यहां पर बेटा यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लॉक करते हैं इसको, और ये विकल्प नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे कौन से वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसके बाद प्रश्न की, तो पहले इसको बेटा क्या करिए नोट कर लीजिए, इसके बाद तब आगे करा रहे, नोट करो भाई इसको बेटा। ये वाला जो प्रश्न है ये हमने ड़ समझा दिया है, ठीक है, तो ड़ को बेटा इस डाल देना, ठीक। उसके बाद घ वाला अब बता रहे हैं, चलो नोट करो भाई इसको। इसके बाद बाबूजी जो ये घ प्रश्न है उसको देख लीजिए, ये छूट गया था। घ प्रश्न है बोल्ट किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, भैया बोल्ट किस्नर होती किससे क्रिया है, तो बोल्ट किस्नर होगी कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया क्षारीय हाइड्रोजन के साथ NH2 बेटा हमने इसके नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन को आगे लिख लिए, ये होगा हाइड्रोजन के साथ होगी क्रिया, गर्म कर देंगे। आप बोले सर यहां से कार्बोनिल कंपाउंड से C और O के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ दो, और यहां पर जब इस पे 2 माइनस इस पे 2 प्लस, नाइट्रोजन पे बेटा यहां से ये वाली 2H इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, तो H2 बाहर हो गया। अब आप बोले सर जब नाइट्रोजन कार्बन के 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो इससे कौन जुड़ेगा, भैया नाइट्रोजन से भी तो 2H बाहर हो रही है, नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए, और यहां पर बेटा इससे जुड़ेगा NH2, और ये बेटा बन जाएगा हाइड्रेट जोन के अंदर, हाइड्रेट जोन में बदल जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे C2H5O Na की उपस्थिति में इसको गर्म कर दो, तो यहां से कौन बाहर होगा N और N, बेटा N2 अड़ बाहर हो जाएगा, प्लस अब ये बेटा जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो इसके साथ बन जाएंगे, तो यहां पर ये वाला ग्रुप और ये बनेगा हमारा एल्केन, क्या बनेगा एल्केन, ठीक। आप दोनों बॉन्ड पे R को जोड़ सकते हो, जब दोनों बॉन्ड पे R जोड़ दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कीटोन का, आप एक दोनों बॉन्ड पे H जोड़ सकते हो, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला, एक भी बॉन्ड पे H जोड़ दिया तो, और ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य बेटा कौन होगा फॉर्मेल्डिहाइड,
आप दोनों बॉन्ड पे, एक बॉन्ड पे R, एक बॉन्ड पे H जोड़ दो, तो आपने एक भी बॉन्ड पे H जोड़ दिया ना, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो भाई इसके अंदर विकल्प कौन सा लॉक कर दिया जाए? हाँ भाई पहला, CH2 समूह प्राप्त होता है। कौन सा भाई प्राप्त होता है? ये CH2 समूह प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, रह करा दिया था। अब आजा बेटा च प्रश्न क्या बोल रहा है? ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता? भैया ग्लूकोज के अंदर ये समूह होता है CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। बेटा रिएक्शन करा दो Ag2O। आप बोले सर हम इसे जानते हैं, कौन सा भाई? ये तो टॉलेन अवकर्मक है, टॉलेन अवकर्मक है। तो ये एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड वो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कैसे? ये ऑक्सीजन इसके साथ दे दो, हो जाएगा COOH, CHOH का होल 4, CH2OH, और ये बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ऐसे बेटा यहां पर, तो ये इसका मतलब ये कौन सा परीक्षण दिया? ये दिया बेटा कौन सा? टॉलेन परीक्षण। कौन सा हो गया? टॉलेन परीक्षण। ठीक, उसके बाद बेटा दूसरा है इसके अंदर सिर्फ परीक्षण, ये इमीन देता है। क्या देता है? इमीन, मतलब यही विकल्प नहीं है। तो चा का बेटा कौन सा सही है? सेकंड। चा का कौन सा सही है? सेकंड। और इसमें देखो ग्लूकोज की बेटा, जब आप ग्लूकोज की जब आप फैलिंग विलेन के साथ क्रिया कराओगे तब भी बेटा ये एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये O इसके पास लिख दो, हो जाएगा COOH, फिर CHOH का होल 4, CH2OH। लेकिन इधर का Cu बदल जाएगा, Cu2 प्लस बदल जाएगा प्लस में, और प्लस में बदलेगा तो बेटा यहां पर Cu2O, तो यहां दो ऑक्सीजन, यहां दो Cu हो गए, दो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक दो Cu के साथ रहेगा। ठीक, ये भी बेटा हमारा कौन बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल। चलिए नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा दूसरे का कब प्रश्न बोल रहा है भाई, मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। चलिए भाई समझते हैं मोलरता और समझेंगे मोललता के बारे में। मोलरता क्या है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता क्या है? मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोलरता क्या है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, अब समझो, क्वेश्चन समझना। उदाहरण है, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1/10 मोल घुला हो तब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के
मोलों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन लीटर में लगाओ। विलय के मोलों की संख्या बेटा कितना, 1/10 बट्टे विलयन का आयतन बेटा लीटर कितना, 1। 10 नीचे ले आओ तो 1/10, 10 का भाग करोगे तो 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए ऐसे लिखा है बेटा इसके अंदर एग्जांपल। यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला हो तब मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान। किसमें हो बेटा, किलोग्राम में। चलिए विलय के मोलों की संख्या 1/10 बट्टे विलायक का द्रव्यमान 1। बेटा बट्टे 1 कर लो, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, तो यहां हो जाएगा 1/10, 10 का भाग करोगे तो 0.1 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नोट करिए भाई इसको। चलिए इसके बाद बेटा दूसरे का ख, निम्नलिखित को समझाइए। पहला है लेंथेनॉइड आकुंचन। पहला कौन है, लेंथेनॉइड आकुंचन। बेटा लेंथेनॉइड आकुंचन क्या है, जब हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाएंगे तो इनके परमाणु क्रमांक में क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी आयनिक त्रिज्याओं में, इनके आयनिक आकारों में निरंतर क्या होगी, कमी होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड आकुंचन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनिक आकार में कमी होती है, जिसे लेंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, यानी कमी होगी, परमाणु सिकुड़ेगा, क्या होगी, इसे क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड आकुंचन। ठीक, सेकंड बोलना है लेंथेनॉइड तथा एवं एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। बेटा लेंथेनॉइड और किसकी, एक्टिनॉइड। और किसका पूछा आपके भाई, एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन अवस्था की बात करें। सामान्यतः लेंथेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 होती है। कितनी होती है, 3+ होती है। लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 2 प्लस के 4 होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो एफ विन्यास है ना, वो कैसा होता है, जिनके एफ विन्यास में 0, 7, कितना 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह बेटा किसको दर्शाते हैं, प्लस के 2 और प्लस के 4 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक्टिनॉइड की भी जो सामान्य, एक्टिनॉइड की सामान्यतः एक्टिनॉइड की
ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 है, लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6 तक होती है। ठीक है, नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भाई, दूसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है उपसह संयोजन यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए। यहां पर अभी आपको यह प्रश्न 2 नंबर का दे रखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपका 3 से 5 नंबर का बनता है। चलिए आओ समझते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यहां पर शॉर्ट नेम में बोलते हैं वीबीटी। चलिए क्या है, देखो यह सिद्धांत दिया था किसने? एक तो एल पॉलिंग ने, और कौन थे? दूसरे थे जे.एल. स्लेटर ने। कब दिया था? 1931 में। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है उसमें हम त्रिविम रसायन को बता सकते हैं, चुंबकीय गुणों के बारे में बता सकते हैं, वलगतकी के बारे में, तथा अन्य रासायनिक गुणों को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है भैया कि जो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, वह समन्वय, जो उसकी समन्वय संख्या होगी उसके बराबर रिक्त स्थान रखता है। उसके बराबर उसमें क्या होते हैं? रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं, और ये रिक्त कक्षक क्या होंगे? संकरित होंगे, और संकरित होकर समतुल्य आबंधी कक्षक का एक नया समूह बना देते हैं, और जिसकी बेटा यहां पर ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। अगर ये समन्वय संख्या 6 वाला उपसह संयोजक यौगिक है तो उसका संकरण कौन सा होगा? D2sp3, और उसके अंदर जो आकृति बनेगी, ज्यामिति बनेगी, वो अष्टफलकी बनेगी। पहला पॉइंट। दूसरा, जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी वह, अब समन्वय संख्या 4 वाले बेटा यहां पर 2 हैं, एक तो यहां पर DSP2 और दूसरा sp3। अब यहां जो DSP2 है यह वर्गाकार समतली आकृति बनाएगा, और यहां पर sp3 है वह चतुष्फलकी, यहां sp है वह रेखी बनाएगा। उसकी समन्वय संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त जो संकर कक्षक है वह दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। यह आबंध जिसे उपसह संयोजक आबंध कहा जाता है, 2 कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बने सहसंयोजक बंध एक ही जैसे होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनाने की भी संभावना होती है। ऐसा तभी संभव है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणुओं के रिक्त कक्षक के साथ क्या कर सके? अतिव्यापन। ये आपको बेटा ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, तैयार कर लेना। यह क्वेश्चन आपका बेटा 100% बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। उसके बाद बेटा अगला दूसरे का घ प्रश्न बोल रहा है बुट्स तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भैया ये लिख लो, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कौन सी है? बुट्स अभिक्रिया पूछी है तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझानी है। चलिए भाई आओ समझते हैं बुट्स अभिक्रिया। बुट्स अभिक्रिया है, चाहे आपकी बेटा फिटिंग अभिक्रिया है, चाहे आपकी क्या हो? फिटिंग अभिक्रिया हो, दोनों की दोनों होगी सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो यहां पर जो बुट्स अभिक्रिया होगी यह होती है एल्किल हैलाइड के साथ, और कौन होगा? एल्किल हैलाइड की किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। उत्प्रेरक यहां पर कौन होता है? शुष्क ईथर। कौन होता है? शुष्क ईथर। यह हमारा है एल्किल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया किससे हम करने वाले हैं? सोडियम धातु से करने वाले। भाई एक बात बताओ, सोडियम हमारा कैसा है? आप बोले सर ये क्षार धातु है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, X हमारा हैलोजन है, इस पे माइनस, तो भाई R पे चार्ज प्लस।
अब एक बात बताओ, ये बेटा क्या Na प्लस R प्लस के पास जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर यहां तो समान चार्ज है, तो ये बेटा जो इसके प्लस प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। माइनस किन पे है भाई? X पे। तो यहां से NaX बाहर हो जाएगा, पर अब R का बॉन्ड टूट चुका है। अब R का बॉन्ड टूट चुका है, Na के साथ नहीं बनाएगा, तो फिर खुद का ही क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और जब खुद का डबल होगा तो भैया क्या बनाएगा? ये एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। अब बात ये आ रही है कि सर यहां R 2 है, यहां 1 है, भैया 2 से मल्टीप्लाई करो, R 2 हो गए। जब R 2 है तो हैलोजन भी यहां देखो कितने हैं? 2। तो Na भी कितना कर लो? 2। तो कितने NaX बाहर हो जाएंगे? 2 NaX। इस R की जगह आप रख सकते हो कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5, C3H7। बेटा कोई भी एल्किल ग्रुप रख दो। आप बोलो सर हम इस R की जगह अगर CH3 रख दिया तो X हमारा हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। भैया इन सब पे चार्ज, ये हैलोजन है ना, इन सब पे कितना चार्ज होता है? 1 माइनस। चलो आओ समझते हैं। X की जगह रख दिया आपने बेटा ब्रोमीन। अब क्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम धातु के साथ, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। चलिए तो आप बोले सर Na पे प्लस, Br हमारा हैलोजन है, इस पे माइनस, CH3 प्लस। अब Na प्लस किसको लेकर बाहर होगा? Br को। तो NaBr बाहर हो गया, प्लस। अब CH3 प्लस वाला प्लस के पास जाएगा नहीं, पर इसका तो भैया बॉन्ड टूट चुका है, तो खुद का ही आबंध बनाएगा। खुद का डबल कर दो, 2 कार्बन है, एथेन हो जाएगा। ठीक है, यहां कौन है? यहां लिया था मैथिल ब्रोमाइड। अब बैलेंस की बात आएगी, यहां CH3 के 2 अणु हैं, यहां 1 है भैया, 2 से मल्टीप्लाई। अब Br के आगे 2 हो गए तो Na भी 2 करना, क्योंकि 2 माइनस है फिर 2 प्लस भी करना होगा, तो 2 NaBr बाहर। ये अभिक्रिया बेटा हो चुकी वुड्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया बेटा आपकी ध्यान रखना, दूसरी अभिक्रिया है वुड्स। दूसरी अभिक्रिया बेटा आपकी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया किससे होगी? ये होगी बेटा हमारी एरिल हैलाइड के साथ। किसके साथ होगी? एरिल हैलाइड। मैंने यहां पर क्लोरीन रख दिया। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा दो, उत्प्रेरक फिर भी कौन रहेगा? शुष्क ईथर। फिर भी कौन ले लिया हमने? शुष्क ईथर। तो यहां पर ये हमारा कौन ले लिया हमने? क्लोरोवेंजीन। अब कैसे कराओगे? आप बोले सर Na पे प्लस है, बिल्कुल। Cl हमारा हैलोजन माइनस, फिर इस पे चार्ज प्लस, पर Na प्लस तो किनको लेकर बाहर होगा? Cl को। भैया NaCl बाहर हो गया। अब होगा क्या? इसका ये प्लस बॉन्ड है वो इसके साथ नहीं बनेगा, तो फिर खुद का क्या हो जाएगा? डबल। खुद का क्या हो जाएगा भाई? डबल। पर एक आबंध बनाना है दूसरे बेंजीन के साथ। ये भी फेनिल, ये भी फेनिल, तो यहां पर क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन के अंदर आपसे पूछा जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद एक और, अब ये भी तैयार हो गई, ये भी तैयार हो गई, क्यों ना एक अभिक्रिया और पढ़ ली जाए, और उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसके अंदर क्या होगा? फिटिंग में एरिल हैलाइड है, वुड्स में एल्किल हैलाइड है। इन दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया, दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया बेटा सोडियम धातु से करा दो। चलो मैंने यहां ले लिया, यहां पर ले लिया, बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दिया, अभिक्रिया Na के साथ, और यहां RX में यहां पर ले लिया CH3Br। लेकिन यहां पर Cl रखा तो यहां पर हम Cl को रख दे रहे हैं। उत्प्रेरक शुष्क ईथर। अब एक बात बताओ, एक Na प्लस एक ही Cl को लेकर बाहर होगा ना, पर एक Cl यहां पर भी है ना, तो कितने चाहिए भाई? हमको 2 अण चाहिए। तो यहां से 2 Na भाई 2 Cl को लेकर बाहर। आप बोले सर यहां से इसका बॉन्ड टूटा, ये वाला Na इस Cl को लेकर बाहर, फिर यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक Na एक Cl यहां से लेकर बाहर, तो ये वाला CH3 कहां आ जाएगा? इस रिंग के ऊपर।
इस रिंग के ऊपर आ जाएगा। भैया जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ रहा है तो इसका नाम है टॉलुइन। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। और अपक्रिया का नाम है बुश फिटिंग अपक्रिया। नोट करिए, उम्मीद है आप लोगों को अपक्रिया समझ में आई होंगी, नोट करिएगा।